खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पड़ोसियों द्वारा टोटके के शक में हमला कर 5 को किया घायल। साहब जोड़ा क्षेत्र की यह घटना। वहीं सुमेल गांव में विरोधी गुट के लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने का हुआ प्रयास। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की कोशिशों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। देसुला क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलरों पर लगे आरोप। चोरों के बड़े हौसले और एक रात में 3 जगह हाथ किया साफ। शिवाजी पार्क क्षेत्र की शिव कॉलोनी में हुई वारदात। और सर्द रातों में बेघर लोगों का सहारा बनेगी बसेरा वाहिनी। नगर निगम ने की पहल। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के प्रताप नगर साहब जोड़ा में कथित टोटके के संदेह में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके चलते एक पक्ष ने घर की दीवार कूदकर तलवार और लाठी डंडों से सोते हुए परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के चलते 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। महिला फूला देवी ने आरोप लगाया कि पड़ोस की महिला ने उनके घर में टोटके के लिए काले तिल डाल दिए थे। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया और मारपीट करने वाले लोगों ने तलवार और डंडे लाठी से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोग घायल हो गए। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग घर की दीवार कूदकर अंदर आए और सोते हुए लोगों पर हमला किया। इसमें विनोद सिंह, दुर्गा सिंह, संदीप, मुन्नी देवी, फूला देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूता तो उनने आवाज दी, अरे भाई कौन है हमको बता दो। अरे भाई कौन है? कौन लोग थे? वो रमेश। अरे मैं रमेश हूँ। रमेश, अरे भाई कौन सा रमेश? हम जाना नहीं कौन सा रमेश। हम फिर गेट खोल के ये निकला, पहले मेरे पति जी निकला, ये निकल के नहीं और हम सब लेकर आए। तो उनका डंडा तलवार जो भी उनका उनका कट्टो जहाँ तक ख्याल, और उनने आते ही धड़ाधड़, हम तो सूता ही उठाई। ये तो कच्चा में ये मेरे बेटा तो, और ये बाप भी ने अब कपड़ा फेंक। झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा वे तिल के ऊपर, भाई ये तिल क्यों पटकती है तू? मेरी भैंस का बोबा चलेगा। एक भैंस ने दूध नहीं दिया। आमन टोमन उसकी औरत करती है। कौन, क्या नाम है उसका? कुंती। रूप सिंह की घरवाली कुंती। अच्छा। कुंती ने मतलब झगड़ा करवाया। हमने देख ली नहीं। दोनों बेटी और आप ही। बेटी को तो दूसरा गेट पे खड़ा कर दिया, दूसरा का और भी अपना देखा दे या ना दे, उन्होंने भी देखा है। पड़ोसी भाई ने भी देखा है वो तिल फैलाती। आज हमको 5 दिन हो गए, मेरी 5 दिन से दूध नहीं दे रही भैंस। और वहीं मालाखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत सुमेल गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। यह झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। इसके चलते एक पक्ष ने दूसरे गुट के लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी पक्ष फरार हो गए। इस घटना में एक ही परिवार की युवती सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित विजय सिंह चौधरी ने बताया कि वे अपने घर पर जमीन के एग्रीमेंट के लिए चर्चा कर रहे थे। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर आए और उन्होंने लाठी फरसी डंडों से हमला कर दिया। साथ ही ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास भी किया। इसके चलते शेर सिंह, विजय सिंह और निहाल सिंह चौधरी सहित पूजा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मालाखेड़ा से अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। सुमेल का मामला है, मालाखेड़ा तहसील है जी। हम एक ज़मीन के एग्रीमेंट के बाबत में खड़े थे, वहाँ बैठे थे कमरे में। इन्होंने 5-6 जनों ने प्लानिंग करके सरिया डंडा लाठी लेके, इनकी प्लानिंग थी, ट्रैक्टर लेके आए थे गाड़ी को। गाड़ी कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? दारा सिंह, कविंदर, कपिल, नीतीश, देवकीनंदन और मनीष। अच्छा, फिर क्या हुआ? इनकी लेडीज थी 3। फिर क्या हुआ? इन्हें आते ही हमला किया है, ट्रैक्टर से हमको कुचलने की कोशिश की थी। अच्छा, कितने लोगों के लगी आपके? हमारे 4 लोगों। क्या क्या नाम है उनके? शेर सिंह चौधरी, और विजय सिंह चौधरी और निहाल सिंह, और हम 3 भाई थे। एक बच्ची है हमारी पूजा चौधरी। अच्छा, उनके लगी है। हाँ। उसके बाद में कहाँ अस्पताल लिया है? पुलिस आई थी मौके पे? मालाखेड़ा से रेफर किए हैं, फिर अलवर आए थे। पुलिस टाइम पे पहुंच गई थी वहाँ। कोई रास्ते को लेकर विवाद है ना? ये नहीं, कोई रास्ते का विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं। वो तो रास्ते में गाड़ी खड़ी थी बस, वो ट्रैक्टर लेके प्लानिंग करके आए थे। वो तो गाड़ी किसकी खड़ी थी? गाड़ी मेरी थी।
अच्छा उसको तोड़ने के लिए आए थे वो। अच्छा, पुराना कोई रंजिश क्या मामला चल रहा है? पुराना पुराना कोई रंजिश नहीं थी हमारे, अच्छा, आपसी में भाईबंदी का मैटर था, उनकी प्लानिंग पहले से ही थी। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित देसूला गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के प्रयासों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने गांव में एकजुट होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि विवादित जमीन लगभग 3 बीघा है और जो पहले से ही कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होती रही है। वहीं कुछ प्रॉपर्टी डीलर इस जमीन को अपने कब्जे में लेकर निर्माण कार्य शुरू करवाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इस मामले को संप्रदायों के विवाद का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जमीन पर अपना दावा मजबूत कर सकें। लेकिन देसूला में वर्षों से दोनों समुदाय आपसी भाईचारे के साथ रहते आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की शिकायत पुलिस में की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। मेरा नाम आरिफ खान है भाई। बताइए भाई, क्या है कि ये हमारे पुराने और बहुत ही पूर्वजों के कब्रिस्तान है। यहाँ से काफी दिन 3 बीघा है, 3 बीघा खेत है, और जिसमें से कुछ डीलरों ने प्लॉटिंग कर करके ये करीबन 2 बीघा भी नहीं छोड़ा है। हम बस यही चाहते हैं कि भाई हमारी ये पूरी 3 बीघा हमको मिल जाए कब्रिस्तानों की। देखो, ये तो धार्मिक स्थल है, चाहे हमारा हो चाहे कोई भी कास्ट का हो, लेकिन ये तो देख सबका नियम है कि भाई सबको कानूनी हक मिलना चाहिए। हम हक के लिए लड़ रहे हैं भाई, और हमको कोई ज्यादा वो नहीं चाहिए। बस ये है कि भाई हम डीलरों से देख, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी से नहीं है। बस हम एक निवेदन करते हैं कि भाई जो हमारी जमीन है उस पर आप करो मत, और आपकी हमको दो मत। बस हम यही चाहते हैं। और कुछ लोग है भाई कि वो चाहते हैं कि इसमें कुछ और ही मुद्दा उठे, या और ही कोई है 10-5 जो चाहते हैं कि इसमें धार्मिक मुद्दा उठे, धर्म की लड़ाई हो। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ हिंदू भाई भी हैं जो हमारा दिल से साथ दे रहे हैं, जो हमारे साथ हमसे ज्यादा वो कर रहे हैं हमारे लिए। हमारा प्यार प्रेम इतना है देसूला के अंदर, हिंदू मुस्लिम का काफी कहते हैं ना भाईचारा हद तक है। ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन कुछ 1-2 कहते हैं ना अफवाद होते ही हैं जो चाहते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा बने, और ऐसा कुछ नहीं बनाना भाई। हमको ये है कि हमारे सभी कास्ट साथ दे रही हैं, और कुछ लकड़ियां जो पटक रखी है उन जिनकी हैं वो खुद हमसे आके कह रहे हैं कि भाई हम लकड़ियां हटा लेंगे। बस यही है भाई, हमारी यही निवेदन है। आज हमने सारी जगह लेटर दे दिए हैं कि, और सरकार से निवेदन करते हैं भाई ये हमसे जल्द से जल्द हमारी कब्रिस्तान दे दी। गांव देसूला खोड़, यहाँ पे हमारे झोड़ के पास स्कूल के पीछे कब्रिस्तान है, रिकॉर्डेड जमीन है हमारी। कुछ डीलरों ने यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग का काम कर रखा है, जैसे कि आपको हमने दिखाया पहले। और यहाँ पे बिल्कुल गंदगी है, यहाँ पे लेटरिंग बाथरूम सारी व्यवस्था खराब है, क्योंकि ये पाक जगह है, साफ रहनी चाहिए यहाँ पे जी। हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि इसको हमारे को साफ करी जाए। सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि सफाई करी जाए और हमारे साथ दिया जाए। तो डीलर कौन है, क्या नाम है डीलर? डीलर इसमें काफी डीलर है, डीलरों का भी हमको नाम नहीं पता, क्योंकि काफी डीलर रहते हैं भैया, डीलरों का नाम नहीं पता हमको। और इसमें हम सारा समाज हमारा मिलकर साथ दे रहा है। इसमें आपने पुलिस को शिकायत दी? इसमें हमने पुलिस को शिकायत दे दी है, और हमने लेटर लिखवा दिया है, हम तहसील में दे दिया है, हम पटवारी से इसको नपवाएंगे जी। लेकिन हमारी इसमें थोड़ी सी, सभी भाई हमारे साथ दे रहे हैं इसमें। हमारे सभी भाई हिंदू मुस्लिम एक होकर सबने कहिए कोई दिक्कत नहीं, सफाई उपाई हो जाएगी। लेकिन डीलरों के हमसे अवैध कब्जे ये नहीं रुक रहे, अवैध प्लॉटिंग कर रहे डीलर। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित शिव कॉलोनी में चोरों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार रात चोरों ने कॉलोनी में 3 अलग अलग स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पहली वारदात शिव कॉलोनी से जय इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में हुई। दुकान के संचालक दिनेश ने बताया कि उसकी दुकान में तीसरी बार चोरी हुई है। इससे पहले 2 बार ताले तोड़े जा चुके हैं। पूर्व में करीब 35,000 से 40,000 तक का सामान चोरी हुआ था, जबकि मौजूदा चोरी में चोर करीब 10,000 से 12,000 कीमत का तांबा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। उधर दूसरी वारदात जय इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ ही दूरी पर स्थित एक मकान में हुई, जहां उस समय कोई मौजूद नहीं था। बताया गया है कि मकान मालिक सेना में तैनात है और उनकी यहां रहने वाली बहन कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है। चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए घर में घुसकर सामान खंगाला और चोरी को अंजाम दिया। तीसरी वारदात श्री राम मंदिर में हुई, जहां मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की गतिविधियां कैद हुई हैं। मंदिर में हुई इस चोरी से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में अब तक कई चोरियां हो चुकी है, लेकिन पुलिस केवल मौका मुआयना कर लौट आती है। लोगों की मांग है कि क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। शिव कॉलोनी तिजार फाटक। कब चोरी हुई थी? ये रात को 1:30-2 बजे समथिंग।
क्या क्या सामान गया है? इसमें 2 जोड़ी पाजेब थी और बाकी अभी सामान चेक किया नहीं। पहली बार हुई है चोरी या लगातार? पहली बार। इस एरिया में पहली बार चोरी हुई है कि जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे हाँ 2-3 बार ये पड़ोसी की दुकान में हो रही, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में 2-3 बार पहले। तो आप यहाँ पे क्या रह रहे हैं या? हाँ इधर रह रहा पड़ोस में मकान में। अच्छा, इसके अलावा और कोई अंदर कोई ज्यादा नुकसान कोई हुआ है? नहीं और कोई अभी चेक नहीं किया, बाकी तो ये 2 जोड़ी पाजेब थी। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है? हाँ मौके पे पहुंच गए। मेरा नाम खुशबू शर्मा है जी। मैं शिव कॉलोनी तिजारा फाटक से बोल रही हूँ। ये हमारा मंदिर है, श्री राम मंदिर। यहाँ पर रात को चोरी हुई है 1:08 पे। कैमरे में हमने देखा एक लड़का आता है, शीशा तोड़ता है पीछे का, लमसम तिजोरी के अंदर 2000 का कैश था वो निकाल के लेके गया है। और सामान तो अभी देखा नहीं है, देख लेंगे। पर ये तो हमें निकला, और कम से ये 6 महीने में दूसरी चोरी है हमारे मंदिर के अंदर। तो हम तो पुलिस से यही गुजारिश करेंगे कि गश्त करवाई जाए। कॉलोनी में कल 3 चोरियां हुई हैं एक साथ। ये अपने जय इलेक्ट्रॉनिक नाम से दुकान है और मेरा नाम दिनेश सैनी है। क्या घटना हुई? घटना यहाँ चोरी की हुई है। ये तीसरी बार ताला टूटा अपनी दुकान का। ठीक है, फिर यहाँ से ये सामान ले गए हैं, कॉपर ले गए हैं, तार के मंडल ले गए हैं। यहाँ से चोरी करके फिर बगल वाले घर में चोरी करी इन्होंने। वहाँ से चांदी का आइटम चोरी हुआ है, सामान पूरा फैला हुआ है यहाँ पे। चांदी का जो भी आइटम, अलमारी वगैरह। उसके बाद फिर ये मंदिर गए हैं, क्योंकि मंदिर में हमारा औजार भी मिले, वहाँ पेचकस पिलास। अलवर शहर में सर्दी के मौसम में भी बाहर सोने को मजबूर बेघर और बेसहारा लोगों के लिए नगर निगम ने पहल की है। आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि इसके लिए बसेरा वाहिनी को सक्रिय किया गया है। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है और रात के समय खुले में सो रहे जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने का काम करेगी। बसेरा वाहिनी शहर के प्रमुख स्थानों पर गश्त करेगी और फुटपाथ, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या अन्य जगहों पर ठंड में रात गुजार रहे लोगों को आश्रय गृह तक ले जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें शहर में कोई व्यक्ति खुले में सोता दिखाई दे तो तुरंत बसेरा वाहिनी को सूचना दे। महोदय अलवर के प्रेरणा से नगर निगम अलवर के द्वारा ये बसेरा वाहिनी आज प्रारंभ की गई है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। इसी भावना से प्रेरित होकर नगर निगम के द्वारा ये वाहिनियाँ चलाई गई हैं और एक नंबर जारी किया गया है 27000466। तो इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति कॉल करके ये वाहिनियाँ बुला सकता है। कोई भी व्यक्ति रात को अगर खुले में सोता है तो हमारा आग्रह है सभी आमजनों से कि इस नंबर पर कॉल करें और हमारी जो बसेरा वाहिनी है उनको बुला ले, ताकि उन व्यक्तियों को नगर निगम के द्वारा चलाए गए जो शेल्टर होम्स है, रैन बसेरे हैं, उनमें पहुँचाया जा सके। हमारा प्रयास रहेगा, नगर निगम अलवर का प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति को खुले में न सोने दिया जाए, किसी व्यक्ति को ठंड में न सोने दिया जाए। यह हमारा प्रयास है। सर, कितनी वाहनियाँ शहर में चलेंगी, कितना शेल्टर होगा? नगर निगम अलवर के पास अभी 3 शेल्टर होम्स हैं और 1 शेल्टर होम अभी और स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 2 बसेरा वाहिनियाँ आज प्रारंभ की गई हैं। अगर आवश्यकता होगी तो और बसेरा वाहिनी करेंगे। कहाँ से लोगों को चिन्हित किया जाए, मेन फोकस कहाँ रहेगा? जैसे जिन जगहों पे ज़्यादातर लोग रात को सोते हैं, जैसे बिजली घर का चौराहा है, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास और हॉस्पिटल्स के आसपास के जो एरिया हैं जहाँ पर लोग रात्रि में हाथ सोने के लगातार हमें सूचना प्राप्त होती रही है, इन जगहों से हमें लगातार इन लोगों को उठा के और रेलवे स्टेशन पहुँचाएं। अलवर पुलिस ने अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। शहर में पहली बार हॉर्स पेट्रोलिंग यूनिट को तैनात किया गया है। इसके तहत प्रशिक्षित जवान घोड़े पर बैठकर संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करेंगे। एडिशनल एसपी शरण कामले ने खुद घोड़े पर बैठकर गश्त की। उन्होंने बताया कि यह कदम अपराधियों पर शिकंजा कसने और कठिन इलाकों में पुलिस की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हॉर्स पेट्रोलिंग को प्रतिदिन लगभग 3 घंटे सक्रिय रखा जाएगा। इस दौरान पुलिसकर्मी भीड़भाड़ वाले इलाकों, सकरी गलियों, पार्कों और इन स्थानों में गश्त करेंगे जहां पुलिस जीप या बाइक का पहुंचना मुश्किल होता है। एडिशनल एसपी ने कहा कि घोड़ों की मौजूदगी खुद में एक प्रभावशील संदेश देती है कि पुलिस हर वक्त अलर्ट है। पुलिस विजिबिलिटी इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 1 हफ्ते से जो अलवर पुलिस है वो हॉर्स पेट्रोलिंग कर रही है। लगभग शाम में 3 घंटे 5 से 8 के बीच में जो है वो 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है लगभग, जो सिटी के मेन कस्बों और मार्केट से होता हुआ जाता है, इंपॉर्टेंट ट्रैफिक पॉइंट से होता हुआ जाता है। तो अलवर पुलिस लकी है कि उसके पास जो हॉर्स प्लाटून है या स्क्वाड है और उसकी मदद से जो है एक और लेयर जो पुलिस विजिबिलिटी में और पेट्रोलिंग में या गश्त में है ऐड किया जा सकता है, वो किया है। और पिछले 1 हफ्ते से जो है वो
हॉर्स के थ्रू जो है पेट्रोलिंग शुरू हुई है। अलवर में 200 फीट रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 65 वर्षीय बुजुर्ग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां उपचार के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि बिलासपुर रामगढ़ निवासी फतेह सिंह वर्तमान में अपना घर शालीमार में रह रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया गया। वहीं चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आज शाम करीब 5 बजे हनुमान सर्किल से टेलको सर्किल जाने वाले रोड पर मोटरसाइकिल सवार श्री फतेह सिंह सन ऑफ कृपाल सिंह निवासी बिलासपुर पुलिस थाना रामगढ़ की सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई है। लाश को मोर्चरी में रखवाया गया है और जो दुर्घटना करने वाले ट्रक को जब्त कर थाने पे खड़ा किया गया है। फरार हो गया। हाँ, चालक की तलाश जारी है। उसको सुबह पोस्टमार्टम किया। सुबह पोस्टमार्टम। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने विद्युत निगम में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना में अलवर जिले की रैंकिंग जयपुर डिस्कॉम में प्रथम एवं प्रदेश में टॉप 5 जिलों में लाने का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलवर शहर सहित जिले में 50 चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए अधिकतम दिन में ही विद्युत सप्लाई देने के प्रयास की बात कही। बैठक में अधीक्षण अभियंता राधेश्याम बंसल और महिपाल सिंह यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि एसआईआर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें किसी जाति और धर्म के खिलाफ काम नहीं किया जाता। इसके तहत बाहरी लोगों को बाहर किया जा रहा है और 2 जगह मतदाता सूची में दर्ज नामों को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से पेश किया और ऐसे में कांग्रेस की छवि खराब हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने इसमें कमी लाने का काम किया है। एसआईआर से किसी का वोट कटना और जुड़ना नहीं है। एसआईआर से एक सिंपल सी बात है। एसआईआर के बारे में मैं समझता हूं कि कांग्रेस की हार का कारण भी एसआईआर है। जिस नकारात्मकता से उन्होंने एक सकारात्मक मुद्दे को जनता के बीच में पेश किया। अब देखिए, लोकतंत्र बड़ा है, इसको सब मानते हैं। चुनाव आयोग उसी की संस्था है। चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए और कहीं कांग्रेस जीती तो ठीक है। तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि मीठा मीठा गपगप और खारा खारा थूथू। कांग्रेस हारती है तो कभी एसआईआर का जिक्र करती है, कभी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करती है। तो मुझे लगता है एसआईआर एक इस तरीके का उपक्रम है जिसमें जो वोटर्स की डुप्लीकेसी है, और ये सबके हक में, आपके और मेरे हक में। मेरा भी यदि कहीं 2 जगह वोट है तो मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। इसलिए एक तो डुप्लीकेसी खत्म हो गई। अपने यहाँ बहुत पहले सुनते थे कि मरे हुए लोगों को वोट डाल दिए। मैं किसी पार्टी का, किसी सरकार का जिक्र नहीं करता, लेकिन वो डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। एक ऑर्गेनिक वोटर बचेगा। बिहार का एग्जाम्पल है कि 60 लाख लोग बाहर हो गए। इस बात से कौन प्रामाणिकता से कहेगा कि बांग्लादेश के घुसपैठिए लोगों ने वोट नहीं बनाए? लेकिन उस पर भी सरकार की, चुनाव आयोग की निगाह कि इस तरीके के जो अवैध वोट हैं उन पर भी अंकुश लगे और भारत का जो व्यक्ति है उसको ठीक तरीके से वोट देने का अधिकार मिले, डुप्लीकेसी खत्म हो। तो एसआईआर जो है वो किसी व्यक्ति के, किसी पंथ के, मजहब के खिलाफ नहीं है, भारत के लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में। अलवर और भरतपुर के आसपास साइबर क्राइम बहुत ज्यादा है। गृह राज्य मंत्री कुछ देर पहले यही थे, उनके बेटे का भी नाम आया कि भाई फर्जी पुलिसिंग को वो चला रहे हैं और साइबर क्राइम के अपराधियों से बहुत मोटे पैसे की वसूली कभी पुलिस के जरिए होती है तो कभी किसी के दूसरे जरिए। अब ये मोटा जरिया बन गया वसूली का और यह चर्चा भी बहुत ज्यादा है। और इस तरह का अपराध हम कह सकते हैं घटाया बढ़ा हुआ अलग विषय, लेकिन दूसरे तरीका का अपराध और भी ज्यादा बढ़ गया। आज के युग की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो साइबर क्राइम है और इस पर ठीक तरीके से काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी इस बात पर बराबर चिंता करते हैं और आने वाले समय में साइबर क्राइम पर अंकुश कैसे लगे, ये सब चिंता सब सरकारों की है। मुझे लगता है कि प्राथमिकता से करने वाला कोई काम है तो साइबर क्राइम पर चुनौती है। सर, एक देश में एसआईआर के 2 रूल कैसे हो सकते हैं? आप बिहार में तो एसआईआर में आपने काफी कठोरता दिखाई थी, सर राजस्थान में नहीं दिखा पा रहे हैं। इसका रीजन ये हो रहा है सर, मेवात में एसआईआर का कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर जो अभी तक के जो आंकड़े आए हैं
उसमें सर मेवात का प्रतिशत तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बताया जाता है कि बीएलओ वहीं के आदमी है, जबकि कटी हमारे वोट रहे हैं जिसको लेकर आपकी लड़ाई चल रही है। तो इसको एक ही देश में दो रूल कैसे बना दिया आपने ऐसा? नहीं, रूल बनाए नहीं है, वो तो कानून तो बने हुए हैं, कानून का पालन करना है, उसकी पालना सुनिश्चित हो जाए। तो इस तरीके की जो चीजें आपने कही हैं ये चुनाव आयोग के संज्ञान में है और इसीलिए कवायद चली है। और मुझे लगता है कि इसके दौरान जो SIR के दौरान जो चीजें सामने आई हैं उसको दुरुस्त कैसे करें उस पर भी चुनाव आयोग की बराबर नजर और चिंता है। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि इसमें जब इसका अपेक्षित परिणाम सामने आएगा तो आपको इस तरीके की विसंगति खत्म होती हुई दिखेंगी। उधर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सतीश पूनिया के अनुसार पार्टी के में कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं और इसे बेहतर बनाए जाने के लिए भाजपा के मुख्यमंत्रियों को निर्देशित किया गया है। वहीं राजस्थान में अपराधों में गिरावट आई है। मैं तो जब जीवन शुरू किया था एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से, और हमें सिखाया भी ये गया था कि हम लोग एक पार्टी की रीति नीति और विचार से जुड़ के संगठन की जो प्राथमिकता है उसके हिसाब से काम करें। राजनीति में कद और पद की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन मुझे लगता है कार्यकर्ता का भाव वो स्थायी है और वो मुझमें है और वो हमेशा रहेगा। पिछले कई दिनों से ऐसी चर्चाएं हैं राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की, और कई बार तो ऐसी भी चर्चाएं शुरू हो गई कि गुजरात मॉडल पे पूरा एक बार सरफेस होगा, नए सिरे से पूरा मंत्रिमंडल का गठन होगा। देखिए, अब इस युग में मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभुत्व इतना है कि कोई भी राजनीतिक गॉसिप खबरों का रूप ले लेती है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक उसकी आधिकारिक कोई चर्चा और घोषणा नहीं हो तब तक मैं समझता हूँ ये सब भविष्य के गर्भ में और कल्पनाओं के सवाल है। तो मुझे लगता है कि जैसे बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं वैसे आपको भी करना है। जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय ऐसा ही लग रहा था कि वहाँ कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन वहाँ के आप प्रभारी थे और आपने बीजेपी के पाले में जीत डाली। उसके बाद में अब हमने बिहार का चुनाव देखा, वहाँ और भी बड़ी जीत मिली। कांग्रेस ही पचा नहीं पा रही, क्यों? कांग्रेस इसलिए नहीं पचा पा रही कि कांग्रेस को नीति से, व्यवहार से देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने नकार दिया। एक समय था जब कांग्रेस की तूती बोलती थी, लोगों को ये धारणा मन में बैठा दी थी कि राज कांग्रेस कर सकती है और कांग्रेस में भी यदि किसी का आधिकारिक हक है तो नेहरू गांधी खानदान का है। समय बदला, पीढ़ी बदली, सोच बदली और इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह को भी लोगों ने उखाड़ फेंका। वहीं से शुरुआत होती है। कांग्रेस ने अपना चाल, चेहरा, चरित्र बदला नहीं, युग के हिसाब से बदले नहीं, नई पीढ़ी की जो सोच है, नई पीढ़ी के जो मुद्दे हैं उनसे उनकी साम्यता नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की सोच को और मोदी जी की सोच को यदि कंपैरिजन करेंगे तो कोसों दूर है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब तो शंका ये होने लगी कि उनका रिवाइवल कैसे होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव तो ये कहता है। दूसरा, जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति अपने दुखों का कारण खुद ही है, तो कांग्रेस खुद ही अपने दुखों का कारण है। कांग्रेस का संगठन का तंत्र, कांग्रेस का विचार, कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस का नेतृत्व, इनको यदि ठीक से आकलन करें तो वो इस देश के लोकतंत्र के माफिक कहीं नजर नहीं आते हैं। दूसरा, उनकी राजनीति है भ्रम की, बुलावे की, वोट बैंक की, जाति की, और मुझे लगता है कि देश की जनता ने इन सब मुद्दों को नकार दिया है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना ग्रीन पार्क चिकानी स्थित बिल्डिंग नंबर L65 में एक आवास का फर्श अचानक धंस गया। इस फ्लैट में किराए पर रहने वाली महिला ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तेज धमाके की आवाज से आवास का पूरा हॉल जमीन में धंस गया। सूचना मिलने पर अन्य निवासी भी मौके पर पहुंचे और रख रखाव एजेंसी BDI के कर्मचारियों को भी सूचित किया गया है। घटना के बाद ग्रीन पार्क के निवासियों में भय व्याप्त है। अलवर कृषि प्याज मंडी में मंगलवार को 300 से 350 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिक्री हुई है। हालांकि किसानों का भाड़ा भी मुश्किल से निकल रहा है, साथ ही साहूकारों के साथ ही बैंक का कर्ज भी झेलना पड़ रहा है। निकटवर्ती ग्राम जटियाना के एक किसान ने बताया कि बेमौसम बारिश के कारण फसल कम हुई है, वहीं प्याज का उचित भाव भी नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद निर्यात शुरू करने, भंडारण और दूसरे राज्य में भेजने की उचित व्यवस्था जैसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कम से कम 10-12 बीघा। अच्छा, तो कितने प्याज पैदा हुई आपके? प्याज हुई उनमें 200 कट्टा। 200 कट्टा। हाँ। क्या भाव बिके? 350-400। तो इसमें आपको कितना मुनाफा हुआ? बस मुनाफा इतना हुआ जो पहले खर्च जो लगाए सब पीछे लग गए, और जो फिलहाल को खर्च वो निकल गया। आप इसको मतलब जो खेत में खर्चा हुआ नहीं निकला और जो किराया निकला है, बस वो कट्टा और किराया कट्टा ही निकली है।
तो इस हिसाब से आपको लागत नहीं मिली तो कितना नुकसान गया 10-12 बीघा में आपको? इसमें करीब 4-5 लाख रुपए का नुकसान। तो क्या कारण मानते हैं कितना नुकसान हो रहा है? तो किसानों को, क्यों सभी किसानों का अगर नुकसान का आकलन किया जाए यह हिसाब से तो बहुत काफी नुकसान है। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करवा रही, आवश्यकता की तुलना में आपूर्ति नाम मात्र की है, जिसके कारण किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। इसके चलते जल्द ही यूरिया का स्टॉक समाप्त हो जाता है और ज्यादातर किसान मायूस होकर लौटने को विवश हैं। गेहूं के लिए इस समय यूरिया की बेहद जरूरत है। वहीं सैनी ने यह भी कहा कि पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर प्याज के बेहद कम दामों से उत्पादक किसान बर्बाद हो रहे हैं। सर, सरसों के बाद किसान हैं जो पूरे प्रदेश के, वो गेहूं बो रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसान भटक रहे हैं। जितनी डिमांड है उसकी तुलना में जो उसका उपलब्धता है वो बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है, किसान परेशान है। पूरे प्रदेश की स्थिति है। आप प्रदेश महासचिव में कांग्रेस पार्टी के, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हर बार ऐसे देखने को मिलता है। पिछले साल भी आपने देखा होगा इसी तरह से था, किसान भाइयों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा था। आज सरसों गेहूँ बोया जा रहा है, गेहूँ की बुआई के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता है किसान भाइयों को, और यूरिया खाद मार्केट में है नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना नहीं मिल रहा। ब्लैक से मिलेगा या पुलिस की कस्टडी में मिलेगा। जब पहले इन्होंने जो करा है उसी तरह से किसान भाइयों को परेशान करेंगे। यूरिया का अब एक तरफ तो अनाज बो दिया, अब यूरिया के लिए भटकेंगे किसान, लाठी से खाएंगे पुलिस वालों की। तो बीजेपी के राज में हमारे किसान भाइयों पे जितना अत्याचार हो रहा है शायद हमने कभी नहीं देखा। इतना हमको राजनीति में रहते हुए इतना साल हो गए, किसान भाइयों के जो जितना अत्याचार, जितना मारपीट, जितना उनका बुरा हो रहा है, कितने किसान भाई हमारा आत्महत्या कर रहे हैं। जितना बीजेपी सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है 2014 के बाद, उसके बाद में पहले हमने कभी नहीं देखा। उसके बाद में लगातार किसान भाइयों को कहाँ किस मोर्चे पे उनके लिए बुरा नहीं हो रहा। चाहे किसी आंदोलन चला रहे हैं वहाँ उसके लाठीचार्ज, यहाँ किसान भाई अपने यूरिया लेंगे तो हमारा लाठीचार्ज। कहाँ उनके फसलों का सही कीमत नहीं मिल रही, MSP नहीं दे रहे, तो वहाँ किसानों को है वैसे ही महंगाई की मार। अभी आप देख रहे हो, अभी कुछ दिन पहले प्याज मार्केट में लेकर आ रहे हैं किसान भाई, उनको उनके जितना लागत आ रही है उतना पैसा नहीं मिल रही है। उनको डालने के ट्रैक्टर भाड़ा जो गाड़ी से लेकर आ रहा है वो भाड़ा नहीं मिल रहा, सड़कों पर पटक रहे हैं, खेतों में वापस दे रहे हैं। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के कृषि उपज मंडी कार्यालय पर मंगलवार को यूरिया खाद का वितरण किया गया। समिति के लेखाकार महेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि 400 से ज्यादा यूरिया की बोरियां इस कार्यालय तक पहुंची हैं। इसके बाद सुबह से ही यूरिया का वितरण शुरू हो गया है। गुप्ता के अनुसार सरसों और गेहूं में किसानों द्वारा पानी दिया जा रहा है और इसी वक्त यूरिया की जरूरत रहती है। अलवर में ट्रांसपोर्ट नगर ब्लॉक 3 में पानी की टंकी क्षतिग्रस्त और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस पानी की टंकी को बने 35 साल से ज्यादा हो चुका है। 10 साल से तो टंकी की सफाई भी नहीं हो पाई है। साथ ही टंकी के जरिए सप्लाई करने आने वाले कर्मचारियों की जान भी जोखिम में रहती है। इसके बावजूद जलदाय विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। विश्व एड्स दिवस पर रेड लाइट एरिया में विधिक चेतना का स्वर गूंज उठा। यहां न्यायिक अधिकारियों ने भेदभाव मिटाकर मुख्य धारा से जुड़ने का संदेश दिया। मालाखेड़ा स्थित कलसाड़ा बाग में यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी के निर्देशन में हुआ। साथ ही स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष गजेंद्र पाल मोगा का संदेश प्रेरणादायक रहा। वहीं प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने मालाखेड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट आरुष त्रिपाठी के साथ जनसंवाद भी किया। उन्होंने कहा कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति समाज के लिए कोई कलंक नहीं है, वे भी आम नागरिकों की तरह सहानुभूति, सहायता, उचित चिकित्सा और परामर्श का पूरा अधिकार रखते हैं। शिविर में उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा एड्स रोगियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी लक्ष्मण, SHO हरदयाल, सक्षम महिला विकास संस्था की सदस्य पिंकी, सरपंच बच्चू सिंह चौधरी एवं उप सरपंच प्रेम प्रकाश ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इसके अतिरिक्त बार सचिव देवेंद्र प्रधान, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ मुकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता गुड्डी नायक, नूरदीन खान और प्रशिक्षु विद्यार्थी वैभव शर्मा आदि उपस्थित रहे। अलवर जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा 33वीं राज्य स्तरीय सीनियर प्रतियोगिता अलवर के परशुराम हॉल में करवाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर जितेंद्र सिंह नरूका थे।
जबकि अध्यक्षता जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिनव गुप्ता ने की। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के लगभग 157 पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। टीम चैंपियनशिप जयपुर ने जीती, जबकि अलवर की टीम विजेता रही। विभिन्न भार वर्गों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैदराबाद में आयोजित 41वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे। यह जानकारी सचिव उत्तम सैनी ने प्रदान की। अलवर में भवानी तोप के पास मिनी सचिवालय में कलेक्ट्रेट स्थानांतरित हुए अरसा हो गया, लेकिन सभी कोर्ट शिफ्ट होने और वकीलों के चैम्बर बनने का भी इंतजार बना हुआ है। उधर अलवर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने बताया कि यह प्रस्ताव 1.5 साल पहले भेजा गया था। वहीं कोर्ट भवन का निर्माण पूरा होने वाला है, लेकिन वकीलों के चैम्बर के लिए सरस डेयरी परिसर की कुछ जमीन देने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में जरूरत होने पर हड़ताल के साथ ही अभिभाषक हाईकोर्ट की शरण लेंगे। उन्होंने बताया कि पुराने कोर्ट में वकीलों को ढंग से बैठने की जगह तक नहीं है, साथ ही टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाओं में भी खामियां बनी हुई हैं। देखिए, बड़े ही इसको दुख का विषय कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ कि अलवर में मिनी सचिवालय जो आपके सामने प्रस्तावित था और काफ़ी देर से बन रहा, तसल्ली थी वो दे रहा है, दुरुस्त है, कलेक्ट्रेट शिफ्ट हो चुका है, जुडिशियल भवन तैयार लगभग हो चुका है, बिल्डिंग शिफ्ट होनी थी। और वकीलों के चैम्बर के लिए जो एक लड़ाई वर्षों से चल रही थी, उसके लिए पिछले मेरे ही कार्यकाल में माननीय भंवर साहब के द्वारा, तत्कालीन सरकार के द्वारा, जूली जी के द्वारा एक डेयरी से प्रस्ताव बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया था। उस समय लोकल स्तर पर तत्कालीन मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया और उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग जाती है और काम अटक जाता है। उसके बाद वर्तमान सरकार जो चल रही है उसके द्वारा प्रस्ताव वहाँ था, कलेक्टर साहब से मिले थे और कलेक्टर साहब ने कई रिमाइंडर स्टेट गवर्नमेंट को भेजे। 55 वर्ग मीटर ज़मीन वकीलों के चैम्बर के लिए आवंटित सरस डेयरी की जाए। मैं कहना चाहूँगा उस टाइम चेयरमैन भी विश्राम गुजर जी थे, आज सागवान जी हैं। उनका स्टेटमेंट पढ़ के मुझे अखबार में बड़ा ही अजीब व गरीब लगा कि एक तरफ तो वो सरस डेयरी के लेटर को निरस्त भी मान रहे हैं और कह रहे हैं हम दोबारा प्रस्ताव भिजवा देंगे, और वहीं आप कलेक्टर साहिबा का जवाब देखें कि सरस डेयरी की ज़मीन देने में और लेटर में स्पष्ट लिखा है असमर्थ हैं स्टेट बॉडी से, यानी कि चेयरमैन साहब के हाथ में कुछ है ही नहीं, वो प्रस्ताव कैसे भेज देंगे। और कलेक्टर साहब ये कह रही हैं कि हम ज़मीन और देने को तैयार हैं। अरे भाई, जब हमको, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो कहना चाहूँगा मेन बात ये, जवाब जो 55 वर्ग मीटर ज़मीन थी ये जो मना किए वो हमको नहीं किए। इसमें आपको जानकारी देना चाहूँगा हाईकोर्ट के द्वारा भी 6 बीघा ज़मीन का प्रस्ताव सरस डेयरी को भेजा गया था, सरस डेयरी की भूमि में ही। उसी में 55 वर्ग मीटर जो प्रस्तावित भंवर साहब के द्वारा, जूली जी के द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, चैम्बर्स के लिए सफिशिएंट थी, उसी में शामिल थी। लेकिन उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट को भी दरकिनार करते हुए और एक तरह से इसको अवहेलना भी कहे, अवहेलना तो खैर अभी नहीं होगी, ऑर्डर नहीं था, उनको एक डिमांड थी, उसके लिए हम रिट में जाएंगे, उसको भी उन्होंने दरकिनार करते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि 10 बीघी ज़मीन तो हमको 22 बीघी ज़मीन प्लांट लगाने के लिए चाहिए। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत में मैं इसको दुर्भाग्य इसलिए कहना चाह रहा था, अलवर जिले का ही दुर्भाग्य कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट और वकील एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है शहर की व्यवस्थाओं के लिए, आम जन के लिए, कि जब वकील ही अगर न्यायालय में नहीं बैठ पाएगा तो न्याय कैसे होगा। एक तरफ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती है, सरकारी कैंप लगा रही है कि न्याय मिले, तुरंत को न्याय मिले, गरीब न्याय मिले। उस कंडीशन में अगर वकील के कोर्ट केस चलेगा, आप ये देखिए कि आज हमारे यहाँ माननीय संजय शर्मा जी वन मंत्री राजस्थान सरकार और भूपेंद्र यादव जी का कद किसी से छुपा नहीं है कि वो आज क्या अहमियत रखते हैं। जिनके लिए टेलीफोन का काम था, उनसे भी हमारे प्रतिनिधिमंडल सेक्रेटरी महोदय के नेतृत्व मिला था, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था। उसके बावजूद जब हम जयपुर मिले तो वहाँ हमारी फाइल का ही कोई पता नहीं था, और उनके होते हुए भी ये सरस डेयरी की ज़मीन का आवंटन खारिज कर दिया गया है, जो प्रस्ताव था खारिज कर दिया गया है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ऐसी स्थिति में हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं कि एक तो जो हमारे पास हथियार है एक आम आदमी के पास लड़ने के लिए, उसका आंदोलनात्मक कदम, उसके लिए हमारी रणनीति बनाई जा रही है। जैसी भी जरूरत पड़ी हमको, हम कहते हैं कि हड़ताल करनी पड़े, कार्य स्थगन करना पड़े, अलवर बंद कराना पड़े, या शहर में और भी कुछ करने पड़े, और राजनीतिक प्रयास भी हमारे जारी रहेंगे। हम मंत्री महोदय से दोबारा मिलेंगे, हम उनको अवगत कराएंगे। क्या पता हो सकता है कि उनको नहीं पता हो कि ऐसा प्रस्ताव कहीं, क्योंकि राजनीति में होता है ये जवाब ही मिलेगा हमें पता नहीं। आज सागवान जी ने कह दिया मुझे नहीं पता, कि आप चेयरमैन है भाई, आपको कैसे नहीं पता। आप ये बताइए कि आपकी कलेक्टर साहिबा कह रही है और जगह देंगे, और आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव खारिज क्यों कर दिया, तो आपको पता क्यों नहीं, और आप नए प्रस्ताव कैसे भेज देंगे। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय नहीं बनने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी नेता तेजपाल सैनी ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय को रैणी में शिफ्ट करने का विरोध किया जा रहा है, वहीं राजनीतिक लाभ के लिए राजगढ़ की जनता के साथ भेदभाव हो रहा है। सैनी ने मांग उठाई है कि इस प्रस्ताव को वापस लेकर पूर्व घोषणा के अनुसार राजगढ़ में ही केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। राजगढ़ अलवर की राजधानी रही है और काफ़ी विकसित तहसीलों में से एक
राजगढ़ तहसील है। इसमें जो केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय वर्ष 2021 में स्वीकृत किया गया था, परंतु अब किसी राजनीतिक कारणों से या प्रशासनिक कारणों से इस विद्यालय को रैनी ले जाने की योजना बन रही है या रैनी ले जाने की प्रयास किए जा रहे हैं। जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये मानना है जो विद्यालय जिस तहसील के नाम से स्वीकृत किया गया है उसको उसी में खोला जाना चाहिए, जिससे उसका विकास किया जा सके। अगर रैनी में अगर कोई विद्यालय अगर खुलना है तो दूसरी विद्यालय स्वीकृत की जा सकती है, जिससे कि रैनी के निवासियों को भी उसका लाभ मिल सके। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि राजगढ़ में जो केंद्रीय विद्यालय खुलना है वो राजगढ़ में ही खुले, जिससे वहाँ के विद्यार्थियों को, वहाँ के आम जनता को इसका लाभ मिले और शिक्षित बने। अलवर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर को होंगे। इसके लिए मंगलवार को मतदाता सूची जारी कर दी गई है। 4 और 5 तारीख को उम्मीदवारों के फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि 6 तारीख को अंतिम सूची जारी होगी। साथ ही 12 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतगणना भी इसी दिन होगी। यह चुनाव 11 पदों के लिए करवाए जा रहे हैं। वहीं चुनाव समिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुनीराम यादव, एडवोकेट अनिल नरूका, दिनेश यादव और राजेश कुमार गुप्ता शामिल हैं। आज 21 मतदाता सूची चस्पा की गई है। 4 तारीख को मतदान के लिए फॉर्म और वो लिए जाएंगे। 4 और 5 को 6 को अंतिम प्रत्याशी सूची जारी कर देंगे और 12 तारीख को सुबह 8 से 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। कितने पदों पर किया जाता है? ये टोटल 12 पद हैं। 11 हाँ, जिसमें 5 कार्यकारिणी सदस्य और 1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और पुस्तकालय सचिव के लिए। कितने मत हैं सर इसमें? करीब 1600 मत हैं। और मतगणना कब कराई जाएगी सर? मतगणना 12 को ही मतदान होने के बाद 4:30 बजे। आपका नाम और पद? मेरा नाम मुनीराम यादव। जिला बार एसोसिएशन अलवर के चुनाव दिनांक 12/12/2025 को नियत है, जो कि पूरे प्रदेश में एक साथ ही चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। इसके लिए हमारे द्वारा चुनाव समिति का गठन कर दिया गया, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी मुनीराम यादव जी हैं। इसके अलावा एडवोकेट अनिल नरूका जी, के दिनेश यादव जी, राजेश कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है और एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें के सलाहकार जनार्दन जी शर्मा और अशोक शर्मा जी को नियुक्त किया गया। इनके द्वारा दिनांक 12 को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जो कि करीब 11 पदों के लिए चुनाव कराया जाता है और जिसमें 1600 साढ़े 1600 के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग। अलवर शहर के शालीमार 30 बीघा में श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल द्वारा भव्य श्याम जागरण की तैयारियां जारी हैं। मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि 6 दिसंबर को भव्य तोरण द्वार के नींव मुहूर्त एवं उद्घाटन कार्यक्रम है। इसके बाद 20 दिसंबर से निरंतर श्याम जागरण का आयोजन अपना घर शालीमार में किया जाएगा। यह आयोजन 30 बीघा राम मंदिर को समर्पित रहेगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से संजीव शर्मा, दिल्ली से राधिका ठाकुर, अलवर से महेंद्र रमन और कमल कान्हा अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को श्याम भक्ति में रंगेंगे। मैं श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार अलवर का अध्यक्ष भानु प्रकाश सैन सभी श्याम प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोग आपको ये सूचना देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आने वाली 6 दिसंबर को श्री श्याम मंदिर के लिए अलवर के सबसे बड़े, अलवर का क्या मैं तो कहूँगा राजस्थान का सबसे बड़ा राम मंदिर प्रांगण है। यहाँ श्याम मंदिर भी स्थित है। उस श्याम मंदिर के तर्ज पर हम लोगों ने यहाँ एक तोरण द्वार का निर्माण करना चाहा है, जो आप और हम सबके सहयोग से बन रहा है। इसमें हमारे अशोक जी चेयरमैन शालीमार, इनका विशेष सहयोग है और इनकी खूब कृपा है, क्योंकि इनसे जब भी हमने कुछ मांगा है तो जितना मांगा है उससे ज्यादा हमें मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अंकल से हम बोले हैं कि अंकल ये चीज इस तरह से, मेरी टीम लेट थी लेकिन आज अंकल जी हमारे सबसे पहले मौजूद थे। 6 तारीख को तोरण द्वार नींव मुहूर्त रहेगी। मुंडरू के महाराज जी राम स्वरूप जी उस नींव मुहूर्त में उपस्थित होंगे। उन्हीं के कर कमलों द्वारा नींव मुहूर्त का शुभारंभ किया जाएगा। तत्पश्चात पूर्ण दिन अन्नकूट भंडारा प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। लगभग 5 से 10 हजार लोगों की व्यवस्था है। पूर्ण डे चलेगा जब तक बाबा श्याम की कृपा है, जब तक प्रभु की मर्जी होगी। तत्पश्चात 19 तारीख को 551 निशान यात्रा है, जो महल चौक शिव श्याम मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होगी। वहाँ हमारे श्याम सावरा मित्र मंडल के मोहित जी, हिमांशु जी, उनको वहाँ पे संभालते हैं। वहाँ जो बाबा का शीश स्थापित है वो 551 निशान यात्रा के साथ पूरा नगर भ्रमण करते हुए
झांकियों के साथ डीजे और तुम्हारे नासिक बैंड, ढोल, इन सबको साथ में लेते हुए वहां से पूरे नगर भ्रमण करते हुए शालीमार में आएंगे। उसके पश्चात 20 तारीख को पूर्ण रात्रि संकीर्तन की व्यवस्था है। 6 तारीख को जो तोरण द्वार का मुहूर्त होने जा रहा है, उसके लिए सभी भाइयों को मैं आमंत्रित करता हूँ, अलवर शहर वासियों को वो सब आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और एक एक ईंट भी इसमें लगेगी। ये जो अलवर का सौभाग्य है, खाटू श्याम का जो तोरण द्वार बनने जा रहा है, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता। हमारे शालीमार सोसाइटी में 20 तारीख का खाटू श्याम जी का कीर्तन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं अलवर निवासियों से, सभी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पधारें। सबसे बड़े धन्यवाद मैं अशोक सैनी जी का दूंगा, जो यहाँ सोसाइटी के डायरेक्टर साहब हैं। उन्होंने जितने भी हमारे सोसाइटी के जब सभी बहन भाइयों ने जगह मांगी, उन्होंने जगह दी और अच्छी जगह दी। सबसे बड़ा पूरे राजस्थान में राम मंदिर का यहाँ मूर्ति है और राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है और खाटू श्याम जी का मंदिर है। अलवर निवासियों के लिए बहुत भाग्य की, सौभाग्य की बात है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख को सभी भाई बहन पधारें, जिससे कीर्तन का सौभाग्य बढ़ेगी और सभी का अच्छा हम स्वागत करेंगे। स्वागत रूप में आपकी वेट करेंगे। खाटू श्याम जी, जय हिंद। ग्राम बुर्जा में मोक्ष एकादशी पर अलवर के नयाबाद से भगवान शालीग्राम को भव्य रथ में विराजमान कर बुर्जा तक बारात निकाली गई। श्रद्धालु अजय शर्मा सहित अन्य भक्त यहाँ मौजूद रहे। इसके बाद पंडित शिवचरण शर्मा की तरफ से शालीग्राम एवं तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। उधर बारात में डीजे भी शामिल था एवं महिलाओं ने धार्मिक गीतों पर नृत्य किया। बुर्जा के सत्यनारायण भगवान मंदिर में पहुंचकर गौरवा की रस्म की गई। साथ ही भगवान शालीग्राम और तुलसी माता के फेरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुए। वहीं सुबह बारात की विदाई हुई। इस दौरान सुखदेव शर्मा, सुरेश शर्मा, सुरेंद्र बबली, पाराशर, संतोष शर्मा, बाबूलाल पटवारी, मिश्रीलाल, महेश शर्मा, आनंद शर्मा और आशीष नरूका आदि मौजूद रहे। साथ ही बारात के साथ अनिल शर्मा, अजय और संदीप शर्मा सहित अनेक भक्तों की उपस्थिति रही। ग्राम बुर्जा में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें नयाबाद से ठाकुर जी शालीग्राम जी की बारात आई, जिसमें बुर्जा ग्राम में तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया गया, जिसमें शिवचरण शर्मा, जितेंद्र शर्मा, संदीप शर्मा, अजय जी, काफी लोग मौजूद थे। ग्राउंड में यह उत्साह देखने को मिला। तुलसी विवाह और शालीग्राम जी का विवाह बड़े उत्साह के साथ पूर्ण किया गया, जिसमें सारी रस्में विधि विधान पूर्वक निभाई गई, जिसमें बड़े उत्साह पूर्वक तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने बुरहेड़ा स्थित बाबा लक्ष्मण दास महाराज आश्रम में गौ सेवा की। यहाँ गौवंश को गुड़ और हरा चारा खिलाया गया। इस अवसर पर टीटू गर्ग, महेंद्र पोसवाल, सुबे सिंह, रामवीर पोसवाल, श्री कृष्ण गुप्ता, सुभाष जांगीर और आरव गर्ग सहित कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। टीटू गर्ग ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और सेवा भाव से सकारात्मकता और समरसता को बढ़ावा मिलता है। मैं टीटू गर्ग, टप्पूगढ़ा समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हमने आज बुरेड़ा मंदिर में गौ माता के लिए चारा खिलाया और गुड़ खिलाया और हमारे सभी सदस्य हमारे साथ रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम काली पहाड़ी में भगवान भोलेनाथ परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। साथ ही भजन सत्संग का आयोजन किया गया। आचार्य गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि इस मौके पर कथा भी हुई। वहीं नवीन शास्त्री के अनुसार सभी श्रद्धालुओं को गजक, रेवड़ी और मूंगफली का प्रसाद वितरण किया गया। अपने अपने सकटों में बैलगाड़ी जोड़ करके सामान को लाद लाद करके वन की ओर चल दिए। कृष्ण बलराम भी चलने के लिए आतुरता से तैयार हो गए। मालाखेड़ा क्षेत्र में बीजवाड़, नरूका, मौजपुर रेलवे फाटक से आगे आए दिन जाम लगता है। यातायात की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण यह स्थिति नजर आती है। रेलवे फाटक के खुल जाने के बाद यहां बेतरतीब आवाजाही से जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की ओर से यहां व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सड़क मार्ग से मौजपुर, लक्ष्मणगढ़, बांदीकुई, दौसा और जयपुर सहित अन्य स्थानों के लिए आवागमन बना लगा रहता है। कालीखोल के ग्रामीणों ने अकबरपुर जीएसएस पहुंचकर सिंचाई के लिए दिन में बिजली की मांग उठाई। साथ ही कहा कि रात में सिंचाई करते समय वन्य जीवों की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा सर्दी भी बढ़ गई है। ग्रामीण विश्राम गुर्जर और अन्य लोगों के अनुसार सरिस का जंगल नजदीक होने के कारण रात में पैंथर का खतरा बना रहता है। हम यह समस्या लेकर के जो साहब से मिले थे। हमारे जो कालीखोल गांव में पहाड़ी क्षेत्र के अंदर है, यहाँ पर पैंथर और टाइगर घूमता रहता है और ये नाइट को लाइट ले रहे थे। पहले हमारे गांव के अंदर 2 फीडर बना रखे थे इन्होंने। एक दिन में आता था, एक नाइट को आता था और 2 सप्ताह दिन में आता था। तो इन्होंने क्या किया कि कल से मंडे से ही 8 दिन दिन में देना लाइट चालू कर दिया है, 8 दिन रात को। इस वजह से हम जी साहब से मिले थे। तो अब आप क्या चाहते हो? दिन में ये चाहते हैं कि हमारा लाइट दिन में होनी चाहिए, जिससे हमारे को कोई टाइगर वगैरह और पैंथर वगैरह का तो अपना क्षेत्र सरिस का जंगल में है। सरिस का जंगल के अंदर हमारा गांव है कालीखोल। उधर जेईएन ने ग्रामीणों की मांग के अनुसार सप्लाई दिलवाने का आश्वासन दिया है। बात अकबरपुर की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिंक पखवाड़े के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए विशेष अभियान चल रहा है। इसके तहत टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही एनीमिया प्रबंधन अभियान चलाया जा रहा है। रक्त की कमी रोकने के लिए उन्हें FCM के टीके लगाए जा रहे हैं। CSC प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि यह पखवाड़ा सोमवार से प्रारंभ हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि सरकार के द्वारा अभी पिंक पखवाड़ा 1 तारीख से 15 दिसंबर के बीच में चलाया जा रहा है। इसमें जो भी गर्भवती महिला और धात्री महिलाएं उनका
सभी की HB टेस्टिंग करके उनको FCM इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और उनका फॉलोअप किया जा रहा है, जिनका हीमोग्लोबिन 5 से 9.9 तक है। उन सभी महिलाओं को FCM का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। कल से हाँ, कल से अभियान चालू हो गया। उमरैंड पशु चिकित्सालय द्वारा सर्दी में ठंड से पशुओं को बचाने के उपाय बताए जा रहे हैं। वहीं इस चिकित्सालय में मंगलवार को अनेक भेड़ पालक पहुंचे। ऐसे में चिकित्सकों ने पीड़ित भेड़ों का आवश्यक उपचार किया। उन्होंने ठंडी हवा से बचाव के लिए पशु रखने की जगह को पर्दे से ढकने, ज्वार और बाजरे का दलिया देने एवं ठंडा पानी नहीं पिलाने की सलाह दी है। साथ ही पशुओं को सर्दी लगने पर नजदीकी पशु अस्पताल में तुरंत उपचार कराएं। लॉयंस क्लब राजगढ़ की ओर से कस्बे में 3 स्थानों पर जरूरतमंद महिला पुरुषों को गर्म कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम संयोजक वीरेंद्र दाधीच ने बताया कि मालाखेड़ा गेट, वाल्मीकि बस्ती और गंगाबाग में करीब 100 लोगों को कंबल दिए गए। ऐसे में इन लोगों के चेहरे खिल उठे। इसके अलावा रात में क्लब के सदस्य कस्बे का भ्रमण करेंगे और जरूरत होने पर संबंधित लोगों को कंबल प्रदान किए जाएंगे। लायंस क्लब इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी सेवाभावी संस्था है राजगढ़ यूनिट लायंस क्लब राजगढ़। हम हर वर्ष सर्दी के मौसम में कंबल वितरण करते हैं साहब। हम हर वर्ष 100 कंबल बांटते हैं। पहले हम मॉनिटरिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, कच्ची बस्तियों में ज़रूरतमंद लोगों के पास जाते हैं। वहाँ से हम लिस्टिंग करते हैं कौन कौन इसके पात्र हैं, कौन कौन नहीं है। पात्र व्यक्तियों को बना के हम समूह बनाते हैं और एक उनको स्थान चिन्हित करते हैं। स्थान चिन्हित करने के बाद उनको वहाँ बुलाया जाता है, वहाँ कंबल दिए जाते हैं। पहला स्थान हमने मालाखेड़ा दरवाजा शीतला सेवा समिति मंदिर के वहाँ पे हमने रखा। वहाँ 26 महिलाओं को ग्रुप बुलाया और सबको कंबल दिए। उसके बाद हम हरिजन बस्ती गए, वहाँ पे हमने 27 महिलाओं का और पुरुषों का ग्रुप बनाया। सेलेक्ट कर लिया पहले ज़रूरतमंदों को, वहाँ पे हमने 27 कंबल वितरित किए। उसके बाद हमने ये गंगाबाग ठिकाना में सामने जो कोली समाज बस्ती है, छोटी बस्ती है हमारी, वहाँ पे को सबको सिलेक्शन कर लिया था। कल हम दिन भर सर्वे करके आज सिलेक्शन करके उनको बुला लिया। आज उनको हमने 29 कंबल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब बाकी हम रात को मॉनिटरिंग, रात को हमारे पास गाड़ी में कंबल रखे हैं। रात को घूमते समय हम देखें कहाँ कहाँ कोई बिना कंबल के, बिना कपड़ों के, वस्त्र के हैं, उनको हम कंबल वितरित जरूर करेंगे साहब। खैरदल के SBI बैंक के पास सार्वजनिक टॉयलेट में गंदगी का आलम बना हुआ है। इसके पीछे नगर परिषद की लापरवाही सामने आ रही है। इस टॉयलेट में कई दिनों से सफाई नहीं हो रही। इस वजह से बाजार और बैंक में आने जाने वाले लोग एवं आसपास के दुकानदार भारी परेशानी उठा रहे हैं। ग्राम मोहब्बतपुर में पानी के संकट से लोग परेशान हैं। क्षेत्रीय निवासी मुक्ता देवी ने इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को शिकायत की है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत व्यवस्था के दावे तो किए गए, लेकिन बहुत से लोग पानी से वंचित हैं। महीनों के बाद भी जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि इसे लेकर पूर्व में जुलाई और अक्टूबर में भी प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। मैं मोहब्बतपुर से हूँ। हमारे ये नल सप्लाई ये कम से कम 11 महीने से बंद है, 25 दिसंबर 2024 से जी। हाँ। और इनके बारे में किसी को शिकायत दी क्या? निरंतर 2 बार कैंप लगने पर मैंने लिखित में शिकायत करी। भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में 1 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोक्सो कोर्ट संख्या 3 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज हिमांकनी गौड़ ने फैसले के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे आरोपी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उधर विशिष्ट लोग अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि मामला 13 सितंबर 2025 का है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह अपनी बेटी को नहला रही थी। इसी दौरान बच्ची खेलते खेलते पड़ोसी के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए वापस आई और तब उससे दुष्कर्म का पता लगा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी 45 वर्षीय राधे जाटव को पकड़कर चालान पेश किया था। कोर्ट ने 1 महीने में ही सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की जज हिमांकनी गौड़ ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि 1 साल की बच्ची से 45 साल के व्यक्ति द्वारा किया गया यह कार्य घृणित है और ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये 13 की घटना थी और कोर्ट ने आज फैसला सुनाया जिसमें मुलजिम राधे जाटव पुत्र दयाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में 50,000 रुपये अर्थदंड भी देना होगा और अर्थदंड की अदायगी में 2 माह की सजा का प्रावधान न्यायालय द्वारा किया गया है। ये कहाँ का मामला था, क्या मामला था? ये भिवाड़ी थाना क्षेत्र का मामला था और ये दोनों पीड़िता पक्ष और मुलजिम दोनों वहाँ एक मकान में किराए पर रहते थे और पीड़िता जो बालिका 1 वर्षीय बालिका नहाने के पश्चात
बिना कपड़ों के थी और खेलते हुए वो मुलजिम के कमरे में चली गई और मुलजिम के द्वारा उसके द्वारा अटेम्प्ट किया और बच्ची के खून बह रहा था और पीड़िता की माता ने जब उसकी रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो भाग के गई। तो मुलजिम से पूछा ये तूने क्या किया, तो उसने कहा गलती से मेरे से ये काम हो गया है। तो तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज हुई 13 लोग को ही और सारी कार्रवाई पुलिस के द्वारा बहुत ही शीघ्र करते हुए न्यायालय के समक्ष 11 को चालान पेश किया गया और जिसका फैसला आज न्यायालय के द्वारा 31वें दिन दे दिया गया। निरामय राजस्थान योजना के तहत बच्चों के लिए हेल्दी एंड सेफ फूड अभियान चल रहा है। इसी के साथ मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को विभाग की टीम ने ग्राम डोटाना तिजारा में कलाकंद के नाम पर मिलावटी मिठाई बनाने वाले 2 बड़े गोदामों को सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्त जयपुर के निर्देशानुसार यह अभियान पूरे जिले में शुरू किया गया है। खैरतल के CMHO डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ावा देना है, साथ ही उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु सामूहिक प्रयासों को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देशित किया कि बच्चों द्वारा सामान्य रूप से खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का सघन निरीक्षण कर नमूने लिए जाएं। इसी क्रम में ग्राम डोटाना में मैसर्स बरकत और मैसर्स शाकिर के 2 गोदामों पर छापामार कार्रवाई की गई। गोदामों में भारी मात्रा में मिल्क पाउडर, रिफाइंड ऑयल के पीपे, पाम ऑयल और SNF पाउडर आदि बरामद हुआ। इसमें बड़ी मिक्सिंग मशीनों में मिलावटी मिठाई तैयार की जाती थी। यहां से सामान जब्त कर सैंपल लिए गए हैं। साथ ही खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत गोदामों को सील कर दिया गया। वहीं खैरतल स्थित मैसर्स बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन पर भी निरीक्षण किया गया। यहां से मिश्रित दूध का सैंपल लेकर साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई में महिपाल सिंह और सुभाष यादव भी उपस्थित रहे। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी अपराध में लिप्त नहीं है। वहीं जो भी कानून को तोड़ेगा उसे जेल में जाना पड़ेगा, साथ ही कानून सबके लिए बराबर है। ये बयान उन्होंने मीडिया के सवाल पर दिया। साथ ही कहा है कि उनके पुत्र या परिवार में किसी का भी साइबर क्राइम आदि से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही पुलिस अपना काम जिम्मेदारी और जवाबदेही से कर रही है। बच्चे को उठाया गया है, उसने लिया कहा है कि आपका बेटा भी उसमें अपनी कोई जानकारी नहीं, किसी प्रकार का विषय नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, वो कुछ भी किसी का नाम दे देते, इसका मतलब वो थोड़ी है। तो आपके क्षेत्र में फर्जी पुलिसिंग चल रही है? कोई नहीं है। हमारी पुलिस गोविंदगढ़ से एक बच्चे को गोविंदगढ़ नहीं, हमारी पुलिस सख्ती से काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा उसका इलाज करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। आप हो, मैं हो या तीसरा। अलवर के SC/ST कोर्ट ने 10 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी राजा राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र खटाना ने बताया कि मामला 4 जून 2015 का है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के क्रासका गांव निवासी मृतक राजेंद्र के पिता रामपाल के घर उस दिन मुरारी और खेमचंद पहुंचे थे। साथ ही उनके पुत्र द्वारा गाली गलौज करने का उल्हाना दिया। इनके साथ ही मुलजिम राजा राम भी आया था, लेकिन शाम तक जब राजेंद्र घर नहीं लौटा तो परिवार ने राजा राम से पूछताछ की। उसका जवाब संदिग्ध लगने पर मालाखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। परिजनों के अनुसार राजेंद्र बाइक से पांडुपोल हनुमान जी मंदिर गया था और उसके पास करीब 1 लाख रुपए नगद और चेक भी थे। जमीन बिकने के बाद वह हनुमान जी मंदिर पर दर्शन करने गया था। रिपोर्ट के बाद पूछताछ में राजा राम ने राजेंद्र का गला घोंटकर हत्या एवं 1 लाख रुपए पार करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने सरिस्का के जंगल में पत्थरों से ढकी हुई लाश बरामद की थी। इस मामले में मुलजिम राजा राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। देखिए, दिनांक 4/6/2015 को क्रासका निवासी मृतक राजेंद्र के पिता रामपाल के द्वारा मालाखेड़ा थाने में एक FIR दर्ज की गई कि दिनांक 4/6/2015 को उसका पुत्र गया था कहीं मोटरसाइकिल के लेकर, पांडुपोल हनुमान जी के यहाँ गया था मोटरसाइकिल लेकर के। तो जब गया था तो खेमचंद और मुरारी नाम के 2 व्यक्ति उसके घर आए और रामपाल को कहा कि तुम उसको उल्हाना देने के लिए आए कि तुम्हारे पुत्र ने हमें गाली गलौज की है तथा हमने राजाराम गुजर के साथ में उसको देखा है, मृतक को, राजेंद्र को। तो जब शाम हो गई, शाम को भी वो नहीं आया मृतक, तो मृतक के पिता राजाराम के घर पर गए। राजाराम के घर पर गए तो राजाराम घर पर मौजूद था।
जब उससे राजेंद्र के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मैंने तो उसको वहीं उतार दिया था जंगल में। मतलब ये लास्ट सीन जो थी मृतक की, जो मुलजिम के साथ में थी, तो इस बात को लेकर के मृतक के पिता के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज की गई तो डिटेन किया गया राजाराम को, निवासी करासका को। तो इसने वारदात को कबूल किया तथा इससे अगले ही दिन नालों से मोटरसाइकिल को और मृतक की डेड बॉडी को, जो कि पत्थरों से ढक रखा था, उसको दस्तयाब किया, पुलिस ने दस्तयाब किया तथा इसकी मुलजिम की इतला से एक पर्स जो कि मृतक का था और पर्स के अंदर 30,000 रुपये, मृतक 1 लाख रुपए और चेक लेकर आया था घर से, तो उसके 30,000 रुपये उसके रिकवर किए गए। मृतक का पर्स रिकवर किया गया मुलजिम के घर से। उसकी मृतक के भाई से उसकी कार्रवाई शिनाख्ती करवाई गई इन सामानों की। तो मुकामी पुलिस के द्वारा इसका चार्जशीट पेश की गई अंतर्गत धारा 3 से 2 में। न्यायालय SC/ST अलवर में पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनीता सिंदल जी के द्वारा इस प्रकरण का आज फैसला किया गया है, जिसमें हमने लगभग प्रोसिक्यूशन साक्षी के रूप में 32 गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए, दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रदर्शित की। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। पड़ोसियों द्वारा टोटके के शक में हमला कर 5 को किया घायल, साहब जोड़ा क्षेत्र की यह घटना। वहीं सुमेल गांव में विरोधी गुट के लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने का हुआ प्रयास। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की कोशिशों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। देसुला क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलरों पर लगे आरोप। चोरों के बड़े हौसले और एक रात में 3 जगह हाथ किया साफ। शिवाजी पार्क क्षेत्र की शिव कॉलोनी में हुई वारदात। और सर्द रातों में बेघर लोगों का सहारा बनेगी बसेरा वाहिनी, नगर निगम ने की पहल। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।